हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली बाई डेली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जितनी बार हो सके ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आ जाना चाहिए कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। और ये अगर आपको आ गया तो आधा कैलकुलेशन जो होता है वो आपके माइंड में हो जाता है और आधा ही कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, और उसमें से आधा ही आपको पेज पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी आपका सिलेक्शन होगा जब आप पढ़ते ही क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि दिया क्या है और करना कैसे है। ठीक, तो आप इसे पढ़िए और सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। और ये आप मत सोचिए कि मैं इतना लंबा बताता हूं, मैं लंबा इसलिए बताता हूं इतना ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको चीजें समझ में ही नहीं आएंगी तो शॉर्ट बताने का फायदा क्या। इसलिए मैं इतने लॉन्ग प्रोसेस में जाता हूं, ठीक है, क्योंकि आपको एक एक डिटेल मुझे समझानी पड़ती है। तो चलिए आप लोग इसे करिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है दूध और पानी के तीन मिश्रण को समान मात्रा में क्रमशः 1:3, 2:3 और 4:1 अनुपात में मिलाया गया है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है कि तीन मिश्रण है, अलग अलग तीन मिश्रण है, जिनमें पानी और दूध का रेशियो दे रखा है, दूध और पानी का रेशियो दे रखा है। अब पूछ रहा है अगर तीनों को एक में मिला दिया जाए तो उनके बीच में पानी और दूध का रेशियो कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तीन मिश्रण हम मान लेते हैं, कौन कौन सा हमारा ए, बी और सी है, जिसमें क्या दिया है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो। क्या दिया है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है। तो तीनों में देख लेते हैं मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है। तीनों में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, 1:3 है। यहाँ पे कितना है, 2 और 3 है। यहाँ पे कितना है, 4 और 1 है। अब तीनों को क्या किया गया, मिला दिया गया और एक नया मिश्रण बनाया गया। तो मिश्रण मान लेते हैं, अब उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो आप एक बात बताइए कि उसने ये भी चीज बोली है कि तीनों को समान मात्रा में मिलाया गया, मतलब समान मतलब कि उनका जो रेशियो होगा मिश्रण के मिलाने का, इनका जो होगा वो 1:1 का रेशियो होगा। अब 1:1 का क्यों होगा, उसने तो बोला है समान। तो आप मान लीजिए कि अगर ए बी सी की मात्रा का जो है, ये मात्रा है इनकी, कितना मात्रा है, जैसे कहते हैं ना 50 लीटर, 100 लीटर हो, तो ये मात्रा है ए बी और सी का। अगर आप बताइए कि अब मैं कहूं कि मैं 50 लीटर ले रहा हूं, तो भाई समान लेना है ना, तो 50 लीटर इसका भी, 50 लीटर इसका भी, 50 लीटर इसका भी, तो तीनों तो समान 50 50 50। तो इनका रेशियो क्या आएगा, हमेशा 1 और 1 का ही तो आएगा, 1:1 का आएगा। आप कुछ भी ले लीजिए लेकिन लेना तो समान ही है। तो हम इसलिए क्या लेते हैं, जब भी समान बोले तो हम 1:1 का रेशियो ही लेते हैं। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हमने क्या किया, तीनों को मिला दिया। जब तीनों को मिला दिया तो अब कितना आएगा। अब बताइए कि अगर मिश्रण ए में पूछा जाए मिल्क कितना है तो आप कितना बताओगे। 1 और 3 का रेशियो है, तो आपसे पूछा जाए कि मिल्क कितना है तो आप कितना बताओगे। आपने यही ना कहोगे कि 4 में 1 मिल्क है, ऐसा तो बोल नहीं दोगे कि सिर्फ मिल्क 1 है।
ऐसा कौन सा भाई, ऐसे आप बता ही नहीं सकते कि मिल्क कितना है। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि टोटल जो हमारा है 1 और 3 4 है, जिसमें से 1 मिल्क है। टोटल जो हमारा 4 है, जिसमें से मिल्क कितना है, 1 है। ठीक, और हमारा मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है, 1 का रेशियो है तो 1 का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 2 होता तो तब 2 का गुणा करते, 3 होता तब 3 का गुणा करते, लेकिन 1 1 1 का रेशियो है तो हमने क्या किया, 1 का गुणा किया, तो प्लस कर लेते हैं। अब बी में देख लेते हैं कितना है। अब बी में कितना है मिल्क, आप यही कहोगे ना, टोटल 5 है जिसमें से 2 मिल्क है। टोटल 5 है जिसमें से 2 मिल्क है। इस यहाँ का भी क्या है, बी की मात्रा कितनी है, 1 ही है। प्लस सी में देख लेते हैं, सी में भी वही होगा। टोटल हमारा कितना है, 5 है, जिसमें से 4 मिल्क है। इनका अनुपात ये कितना है, सी की मात्रा कितनी, 1 है। अब ये एक वाला कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ आपका। जैसे मान लीजिए हमारा क्या होता है कि 50 लीटर बोल दे, और मिल्क एंड वाटर का रेशियो बोल दे हमसे कि कितने का है, 2 और 3 का है। तो आप अगर ये 50 लीटर है तो आप क्या करोगे, आप क्या करते हो, 2 और 3 5 यूनिट बराबर क्या बोलते हो, 50। 5 यूनिट बराबर कितना बोलते हैं, 50। 1 यूनिट का मान कितना होता है, 50/5। अब आपसे मिल्क पूछ ले तो कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। 2 यूनिट का क्या लिखोगे, इसको मैंने काटा नहीं क्योंकि समझाने के लिए। तो क्या है, 50/5 गुणित 2, यही तो लिखते हो कि मिल्क की मात्रा कितनी है हमारी, 50/5। तो हमने क्या लिखा है, 2/5 गुणित 50। तो ये 50 हमारी क्या थी, मात्रा थी। अब टोटल 5 है, 5 में से 2, टोटल 5 है जिसमें से 2 क्या है, मिल्क है। तो मिल्क की मात्रा मिल गई। यही तो क्रिया हमने यहाँ की है कि यहाँ पे जो है 1 1 1 का रेशियो है, तो 1 इसलिए हमने यहाँ पे गुणा किया है। अब वाटर का देख लेते हैं, ये थोड़ा दूर लिख लेते हैं, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। मिल्क लिख लेते हैं, वाटर। ठीक, तो अब वाटर का देख लेते हैं, वाटर का भी तो वही होगा। वाटर का कितना होगा, 3, टोटल 4 है, गुणते 1। अब तो समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है ना, अब तो लिख लोगे। 3 5 गुणते 1 प्लस यहाँ पे कितना, 1 5 गुणते 1। अब 1 का गुणा किया तो कोई मतलब नहीं निकला, कोई मतलब है 1 का गुणा करने से, कोई नहीं। तो 4 5 और 5 का रेशियो देख लिया तो कितना हो जाएगा हमारा, और एलसीएम, सॉरी रेशियो नहीं, 4 5 5 का एलसीएम कितना होगा, 20। अब 4 यहाँ पे अगर 4 से भाग दिया 20 में तो कितना आएगा, 5 1 का 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से भाग दिया तो 4 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 4 चौका 16। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15 हो गया। यहाँ कितना होगा, 5 चौक 20, 4 तिहाई 12 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 4। तो नीचे क्या है, 20 20 रहे बराबर है, कट जाएगा। ऊपर कितना हो गया हमारा, 5 8 13, 13 16 29। और नीचे कितना हो जाएगा, 15 12 27 31। कितना आ गया, ये हमारा किसका रेशियो आया है, मिल्क एंड वाटर का। किसका रेशियो आया है, मिल्क एंड वाटर का। ये किसका रेशियो आया है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो आया भाई। तो आपसे पूछा क्या है, एक भी बात बताइए। काफी बच्चे जो हैं 29 31 दिखा तो टिक करके चले आएंगे, लेकिन उसने, इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर एंड मिल्क का रेशियो पूछा हमसे। तो वाटर एंड मिल्क का रेशियो कितना होगा, वाटर एंड मिल्क का रेशियो कितना होगा, 31 29 होगा, न कि 29 31। तो हमारा कौन सा सही है, ये सी वाला। आपने सारा प्रोसेस तो सही किया, लेकिन लास्ट में आकर टिक करने के टाइम पे आपने क्या कर दिया, गड़बड़ी कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ध्यान से पढ़ा करिए। यहाँ पे तो आप फिर भी जान सकते हैं कि हाँ कितना है, क्योंकि 2 बार दिया, 29 31 31 29। तो आपको फिर डाउट होगा तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं मान लीजिए नहीं दिया हो तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि मैच ही नहीं कर रहा है कोई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। बशर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो भी हो आपका, आए तो भी सही है, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूं बताने के लिए ना आपको। लेकिन आपने प्रॉपर प्रयास तो किया, तो आपको समझ में तो आएगा कि गलती मुझसे हो कहाँ नहीं रहा है, गलती कहाँ हो रही है। ठीक, तो आप इसे करिए फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे।
और वैसे ही क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आपने इसे पढ़ भी लिया होगा और कर भी लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति की कुल दूरी के पहले एक तिहाई भाग को 40 किमी प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी जो है 50 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। तो इसने बोला है कि एक तिहाई 1/3, ठीक है। एक तिहाई भाग 40, मतलब हम टोटल अगर मान लें 3x, क्योंकि 3x, क्योंकि एक तिहाई बोला है ना, तो 3x अगर मानेंगे तो एक तिहाई कितना होगा, x होगा। तो टोटल हमने मान लिया 3 भाग में है, x, x एंड x, मतलब टोटल दूरी इसकी कितनी है, 3x मान लिया है हमने। तो अगर ये 3x है, बोला एक तिहाई भाग कितना होगा, x, x कितना होगा ये। तो ये कितने की दूरी स्पीड से चल रहा है, 40 किमी प्रति घंटे की। और बाकी शेष दूरी कितनी बच गई, ये ये कितनी की स्पीड से चल रहा है, 50 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए आपको, आप बताइए कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है 3x है, और टोटल टाइम नहीं पता हमें। तो टाइम तो निकाल सकते हैं ना कि x तक, यहाँ से स्टार्टिंग से एक भाग x तक जाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि यहाँ के डिस्टेंस दे रखी है कितनी, x, और स्पीड दे रखी है। अगर डिस्टेंस में स्पीड से भाग दिया तो यह कितना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम पता चल जाएगा कितना है, x/40, प्लस आगे कितना टाइम लग रहा है। बोला ना कि उसके बाद जो शेष दूरी है 2x दूरी, वो 50 किमी की स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2x, जो कि स्पीड कितनी है, 50 किमी प्रति घंटा। तो अब टाइम कितना है पता चल गया ना, यहाँ का टाइम पता चल गया, यहाँ का टाइम, तो टोटल टाइम भी पता चल गया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व किया तो कितना है, ऊपर 3x है, ये कॉमन कर लिया x, तो नीचे कितना बच गया, 1/40 प्लस 2/50। तो इसको सॉल्व किया तो कितना, x कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बच गया 3, इसका गुणा इधर किया, इसका उधर किया, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 40 गुना 80, और नीचे कितना हो गया 40 एंड 50। तो 40 एंड 50 ऊपर ले जाते हैं, तो 3 गुणते 40 एंड 50, नीचे कितना हो गया 13, 130। तो एक जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, 60, 600/13 क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा हमारा सही है, ये बी वाला। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने समझाने के लिए आपको इतना लंबा प्रोसेस लेके गया हूँ। नहीं तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ माइंड में सॉल्व हो सकता है अगर आपने ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखी है तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी माइंड में कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन होते हैं जो हमें टाइम बचाते हैं एग्जाम में। यही ऐसे ही क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो टाइम वही बचाते हैं। अगर इसमें भी हमें पेन और पेपर उठाना पड़ गया तब तो ये समझ लीजिए कि आपका बेड़ा गर्क हो गया, मतलब आप कहने का अर्थ कम से कम क्वेश्चन करके आएंगे, और जो कि आपके सिलेक्शन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी स्पीड इंप्रूव करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है।
कह रहा है 6 वर्षों बाद पी की आयु क्यू की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम होगी। यदि वर्तमान में पी और क्यू की आयु का अनुपात 5 और 6 है तो 10 वर्ष बाद क्यू की आयु क्या होगी। ठीक है, तो इसके दो प्रोसेस है। एक तो आप मान लीजिए कि ए और पी और क्यू की आयु जो है वर्तमान आयु पी की पी है और क्यू की क्यू मान लिया, क्यू मान लिया वर्तमान आयु। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद पी की आयु, 6 वर्ष बाद पी की आयु कितनी होगी, पी प्लस 6 होगी। और क्यू की वर्तमान आयु कितना है, 4 वर्ष पहले, क्यू की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम है तो कितना है, क्यू की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम कर दिया। पी की वर्तमान 6 वर्ष की बाद की आयु कितनी हो जाएगी, पी प्लस 6। बोल रहा है क्यू की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम है, तो ये क्या है, हमने कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। आगे बोल रहा है कि यदि वर्तमान में पी और क्यू की आयु का अनुपात, प्रेजेंट में पी और क्यू की आयु का अनुपात वो दे रखा है उसने, कितना, 5 एंड 6 का। कितने का, 5 एंड 6 का। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 5x है इसकी एज 6x है। तो अब इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, p की जगह 5x रख दिया, प्लस q 6 है, ये है, q की जगह क्या रख दिया, 6x माइनस 4। 5x को इधर लाए, 4 को इधर ले गए, तो x बराबर कितना, 10। क्या है, 10। तो यहाँ पे p की आयु कितनी आ गई, 50 साल, एंड q की आयु कितनी आ गई, 60 साल। तो बोला है कि 10 वर्ष बाद q की आयु, 10 वर्ष बाद q की आयु कितनी हो जाएगी, 70 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 70 साल। तो कौन सा सही है हमारा, डी वाला। या तो आप ऐसे कीजिए, या तो यहाँ पे आगे अपने क्वेश्चन जब पढ़ लिया तो आपको पता चल गया कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे उसने बोला है पी और क्यू की वर्तमान आयु, तो पी और क्यू की वर्तमान आयु कितनी है, 5 और 6। तो आपने इसे मान लिया 5x, इसे मान लिया कितना, 6x। तो बोला है कि 6 वर्ष बाद पी की आयु, तो 6 वर्ष बाद पी की प्रेजेंट एज ये है, तो 6 वर्ष बाद कितनी होगी, 6 वर्ष बाद कितनी होगी, 5x प्लस 6। और यहाँ पे कितना है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले कम होगी, तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे कितना, सीधा x बराबर 10 आ गया, तो x बराबर 10, तो यहाँ कितना 50, यहाँ कितना 60, प्लस 10 साल बाद बोला है तो ये कितना हो जाएगा, 70 ही है। कितना हो गया, 70 ही है। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। आप ऐसे कर सकते हैं, इनकी आयु का, प्रेजेंट आयु का बीच के अंतर कितना है, 5 और 6 का है, तो इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। ये 6 वर्ष बाद कह रहा है, 4 वर्ष पहले, तो 1 यूनिट का मान कितना, सीधे सीधे 10। यहाँ पे देखा जाए तो पी और क्यू की, तो ये पी और 5 और ये कितना 6, तो ये क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद की कह रहा है, और यहाँ पे कितना है, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यहाँ 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 4 वर्ष, तो यहाँ 1 यूनिट का अंतर आ रहा है, तो यहाँ इनके बीच का कितना अंतर आ रहा है, 10 साल सीधा सीधा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 50, तो ये कितना हो जाएगा 60, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 70। तो ये चीज़ें आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगी कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी क्या कैसे करना है। तो यही सब क्वेश्चन होते हैं जो आपके टाइम बचाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। आज हमने बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रखा है। ठीक है, तो चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है तो आपको टाइम भी बहुत कम लगा होगा। तो बोल रहा है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी कार्य का आधा भाग यस दिनों में पूरा करते हैं, बी अकेला वही कार्य 30 दिनों में कर सकता है, तो एस का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि ए अकेला कोई कार्य जो है वो 20 दिन में पूरा करता है, और ए प्लस बी जो मिलकर के वो कितने दिन में करते हैं, आधा कार्य वो एस दिन में
तो पूरा कार्य वो कितना दिन में करेंगे? अगर आधा कार्य यस दिन में कर रहे हैं तो पूरा कार्य कितने करेंगे, कितने दिन में? 2 years। अब बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। ठीक, तो ये हमारा क्या है, टोटल कंप्लीट करने का वर्क टाइम है। अब हम इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किस ले लेंगे, ताकि हमका टोटल वर्क मिल जाए। यहाँ पे हम, मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे एलसीएम हम इसलिए लेते हैं कि ताकि हमें एक्यूरेट वैल्यू आए। ठीक, नहीं तो हम लेने को कुछ भी ले सकते हैं टोटल वर्क, हमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं मुझे एलसीएम ही लेना है। एलसीएम हम इसलिए लेते हैं ताकि जो है हमें जो है एफिशिएंसी जो मिले हमें वो एक्यूरेट मिले, दशमलव न मिले, क्योंकि दशमलव में जब मिलता है तो वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करता है। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, ताकि जो हमें भाग देने पर टाइम से टोटल वर्क में इफिशियंसी जो मिले हमें वो एक्यूरेट वैल्यू मिले। ठीक, दशमलव में न मिले। तो चलिए, यहाँ पे 20 है, 2 years है, 30 है, तो 2 years का तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो अब ए की इफिशियंसी कितनी होगी, टोटल वर्क 20 टाइम, सॉरी टोटल वर्क 60 टाइम 20। तो आपको पता है ना कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी गुणित टाइम। तो क्या करते हैं अब, टाइम अगर हमें इफिशियंसी चाहिए तो टोटल वर्क में क्या करेंगे, टाइम से भाग दिया। टोटल वर्क हमारा 60 टाइम 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे 2 years है, तो 2 years को अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, 30 दूनी 60। ये किसकी इफिशियंसी आ गई, ए और बी की। ठीक, ए और बी की इफिशियंसी टोटल कितनी आ गई, 5 आ गई। और टोटल वर्क है तो ए प्लस बी द्वारा कितने टाइम में कार्य किया जाएगा पूरा, ए प्लस बी द्वारा मिलकर अगर कार्य किया जाए मिलकर कार्य पूरा करेंगे कितने दिन में। अगर वही कार्य करना है तो करेंगे कितने दिन में, टोटल वर्क 60 है हमें, एफिशिएंसी हमारी 5 है, तो ये कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 12 दिन में। कितने दिन में, 12 डे में। लेकिन यहाँ पे अगर टोटल वर्क की बात किया जाए तो यहाँ पे बोल रहा है कितने दिन में, 2 years डे में। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 years। तो एस का मान कितना आएगा, 6 डे। एस का मान हमारा कितना आ गया, 6 डे। तो कौन सा सही है हमारा, सी वाला। ठीक, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। मैं एक बात याद रखनी है कि जो टोटल वर्क हम मानते हैं वो हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनका एलसीएम ही लेना है हमें। एलसीएम इसलिए लेते हैं कि ताकि जो हमें काटने पीटने में आसानी हो, जो कि हमारा एफिशिएंसी है वो एक्यूरेट आए। ताकि अगर दशमलव में आ गया तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो आप वही करते रह जाओगे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, सत्य आप इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है 42 सेमी व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 12 भुजा 12 सेमी वाले एक घन के कुल सतह क्षेत्रफल से कितना अधिक या कम है। ठीक है, तो यहाँ 42 सेमी व्यास बोला है, डी बराबर कितना है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर का मान कितना आ जाएगा 21, क्योंकि डी बराबर क्या होता है 2r। व्यास जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है, तो यहाँ रेडियस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। बोला है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया। ठीक है, तो गोले का सरफेस एरिया क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो यहाँ से निकल नहीं आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 का 4, पाई का मान 22/7,
आर का मान 21 स्क्वायर, तो ये 2 बार लिख दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 11 इधर कर लेता हूँ मैं, तो ये 8 गुणित 11 इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 इधर मैंने लिख लिया, 11 अलग कर दिया। यहाँ कितना हो जाएगा 21 ત્યાં 63। अब सीधा सीधा गुणा कर दीजिए इसमें, अगर ये इसमें गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 11 का गुणा करना आसान होता है। 8 त्रिक 24, 8 छंग 48, 48 2 50। अब 11 का गुणा करना आसान होता है कि नहीं होता है, तो गुणा कर दीजिए। यहाँ कितना आएगा 4, 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। अब फिर कितना 0 और 5, 5 आएगा, फिर 5 आ गया लास्ट में, तो ये कितना आ गया इतना स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर गोले का आ गया। अब 12 सेमी भुजा वाला, तो 12 सेमी भुजा वाले घन का, तो 12 सेमी भुजा वाले घन का क्षेत्रफल कितना, कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, एक सतह का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो टोटल कितने सतह होते हैं, अगर क्यूब देखा जाए तो क्यूब, मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्या है क्यूब है। तो इसके टोटल सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, एक ये ऊपर वाला हो गया, ये सामने वाला, ये फिर ये फिर ये फिर नीचे वाला, टोटल सतह कितने का होता है 6 होता है। तो अगर एक का देखा जाए तो कितनी होती है इसकी क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, तो अगर एक का क्षेत्रफल कितना हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहाँ पे तो सारे बराबर है ना, तो क्या होगा ए स्क्वायर। तो टोटल 6 है, तो 6 के कितने होंगे 6 स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाता है कुल सतह का क्षेत्रफल, यही तो होगा। कुल सतह का क्षेत्रफल कितना 6 स्क्वायर। तो अब 6 का 6 रहने देते हैं, भुजा का मान दिया है कितना 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अब 14 छंग 84, 840, 4 छंग 24, कितना हो जाएगा ये 6 चौका 24, 2 14 छंग 14 छंग 84, 2 86, कितना हो गया 864 हुआ, कितना हुआ 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा ना कितना अधिक या कम है, तो घटा देते हैं, तो 5544 माइनस 864 कर दिया, यही तो हमसे पूछा है। तो ये क्या किया हमने 900 घटा दिया, तो 900 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 46, कितना 36 ज़्यादा घटा दिया, तो 36 44 कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारा 4680, तो कौन सा हमारा सही है बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी आप कर जाओगे, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अगर तेज होगी तो आप आसानी से कर जाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बशर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा धर्मेश ने अपने वेतन का 44.44% भोजन पर और 5400 रुपये अपने घर के किराए पर खर्च किया। उसने एक ऐसी राशि बचाई जो किराए पर खर्च की गई राशि से 50% अधिक थी। ठीक है, इसके बाद उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, अंततः वह अपनी बचत में 10% की वृद्धि करता है। अब उसके द्वारा भोजन और किराए पर कुल कितनी राशि खर्च की गई। तो यहाँ पे एक बात बोला है कि 44.44%, तो 44.44% का मान कितना होता है, आपको जाहिर सी पता है कि ये कितने का है 11.11% का 4 गुना है, तो कितना होगा ये 4/9 होगा, क्योंकि 11.11% का मान कितना होता है 1/9, 4 का गुणा किया तो 4/9। तो टोटल अगर हमारी जो है उसकी इनकम कितनी है 9,
तो 44.44% मतलब 4 क्या है, वो फूड पे खर्च करता है। कितने पे? फूड पे। तो हम मान लेते हैं, इसलिए हम मानते हैं, मान लिया कि उसकी जो इनकम थी वो कितनी है। इनकम जो है मैंने मान लिया कितना है, 9x मान लिया। इसकी इनकम जो है हमने मान लिया कितना, 9x। इसकी इनकम हमने मान लिया कितनी, 9x। इसकी इनकम हमने 9x मान लिया। बोला ना कि 44.44% मतलब इसका 44.44% कितना होगा, 9x का 4/9% कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4x। तो 4x उसने क्या किया कि भोजन पे खर्च किया और 5400 रुपये अपने किराए पर। तो टोटल उसने खर्च कितना किया, ये खर्च कितना किया, ये इनकम, ये खर्च, ये सेविंग, ये एक्सपेंडिचर है भाई, ठीक है, खर्चा। तो ये कितना और कितना खर्च किया, 5400 रुपये कितना किया किराए पर। तो उसके पास बचा कितना, बचेगा कितना सेविंग के लिए, 9x है टोटल, 4x प्लस 5400 खर्चा किया तो बचा कितना उसके पास, 5x माइनस 5400 बचा। कितना बचा, 5x माइनस 5400। तो आप आगे देखो, उसमें बोला क्या, उसने एक ऐसी राशि बचाई जो किराए पर खर्च की गई राशि से 50% अधिक है। किराए पर खर्च की गई राशि से 50% अधिक है। तो किराए पर खर्च की गई राशि कितनी है, ये 5400, इसका 50% कितना होगा, 2700 अधिक है, मतलब कितना है टोटल, 8100 है। कितना है, 8100। हम कह रहे हैं कि सेविंग हमारी कितनी है, ये कह रहा है कितनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5400 बराबर कितना, 8100। तो 5x बराबर इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 8 5 13, कितना हो गया 135। तो x का मान कितना आ जाएगा, 27 पंचे कितना होता है 135। तो x का मान हमें मिल गया है। अब अगर x का मान मिल गया तो अब तो सारी कहानी सही हो गई। तो यहाँ पे खर्च कितना हुआ, इसका खर्च देखा जाए तो कितना है, x का मान है तो 4x का मान कितना, 27 दूना 54 दूना 108, 108 और प्लस 54, 108 और प्लस 54 कितना होगा, 164, सॉरी 162, 162 मतलब 16200। तो ये अब ये खर्चा हो गया, ये इनकम हो गई। तो टोटल सॉरी ये खर्चा, ये सेविंग, तो टोटल इनकम कितनी हो गई, 3 8 3 24 243। अब पता चल गया ना पहले उसका। अब आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं कि वो बोला क्या है। इसके बाद उसके वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है। अब इसका इनकम पहले ये था, अब क्या हुआ, 25% की वृद्धि कर दी गई, 25% की वृद्धि कर दी गई। तो 25% की वृद्धि की गई तो 243 दो मतलब 24,300 का 25% कितना होगा, 24,000। अगर 300 का हम देखें तो 25% कितना होगा, 25% का मतलब 1/4। तो ये कितना होगा, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, मतलब 60-75 होगा। तो 60-75 अगर इसमें हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 5 7 कितना, 3 6 4 10, 30 75, 30 375 मतलब 30,375। उसकी इनकम अब जो है 30,375 हो गई। कह रहा है वो अपनी बचत में 10% की वृद्धि करता है। अगर वो अपनी बचत में 10% की वृद्धि करता है तो अब उसकी बचत कितनी हो गई, पहले 8100 थी, अब 10% उसका कितना होगा, 810 होगा। तो ये कितना हो जाएगी, 81 8 8900, 10 रुपये उसकी बचत हो गई। तो अब पूछ रहा है उसके द्वारा भोजन उस पर खर्च कितना है। तो आप बता सकते हैं ना खर्च कितना होगा। टोटल इनकम हमें पता है 30,775, और कितना खर्चा कर रहा है, 8900, कितना 8910। तो सीधा सीधा हम मान लेते हैं 9,000 खर्च कर रहा है, 9,000 खर्च कर रहा है तो कितना बच जाएगा, ये 30,000 है, 30,000 है तो कितना बच जाएगा, 21,000। और 90 हमने ज़्यादा जोड़ लिया, ज़्यादा खर्च करा दिया यहाँ से, 8910 ही तो 90 हमने क्या किया, ज़्यादा कर दिया, तभी तो 9,000 बोला। तो 90 हम क्या करेंगे, वापस इसमें जोड़ देंगे। तो 90 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 9 7 16 और 3 1 4, तो 21,465 होगा। तो 21,465 हमारा कौन सा सही है, यहाँ पे कितना होगा, 21,465
65। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव था, मैं एक मानता हूँ कैलकुलेटिव था, तो भाई कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना कैलकुलेशन के तो ये सोचिए कि हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक। तो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 500 कम है, और ए और बी दोनों के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, और फिर दोनों के वेतन में 25% की कमी की जाती है, जिससे उनका अनुपात जो है 9:10 हो जाता है। तो ए और बी का कुल वेतन कितना है, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले मैं बेसिक मेथड से देख लेता हूँ, प्रॉपर जो ये बोल रहा है वो करते जाएंगे, देख लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 500 कम है, तो ए का वेतन मैं अगर मान लूँ 100x है हमारा, तो बी का वेतन कितना होगा, ए का वेतन कितना कम था 500, तो बी जाहिर सी बात है बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा, 500 अधिक होगा। ये हमने क्या कर लिया, 500 अधिक कर लिया। अब कह रहा है ए और दोनों के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, अगर मैं इसमें 20% की वृद्धि करूं तो इसका भी 100 x का 20% कितना होगा, 10% कितना होगा, 10x होगा, तो 20% कितना होगा, 20x होगा। मतलब कितने की वृद्धि हो गई, पहले 100x था, अब कितनी हो गई, 120x हो गई। यहां भी कितना होगा, 20% की वृद्धि, तो यहां भी बोल रहा है, यहां भी कितना बोल रहा है, 20% की वृद्धि, तो यहां भी कितना होगा, 100 का कितना, 20% कितना होगा, 20, तो यहाँ 120 हो गया, ये 120x प्लस 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20% कितना होगा भाई, 20% का मान 1/5 होता है, तो 500 का एक गुणित 1/5 करेंगे तो कितना, 100, तो 20% कितना हुआ, 100, मतलब 500 तो आपकी कितना हो गया, ये 600 हो गया, बढ़ गया ना। अब आगे कह रहा है कि फिर दोनों के वेतन में 25% की कमी की जाती है, तो हमने क्या किया, 25% की कमी कर दी, तो 25% की दोनों में कमी कर दी। तो 25% की अगर कमी करेंगे तो आप बताओ 120x का 25% कितना होता है, 25% का मान होता है 1/4, तो 120 गुणित 1/4 कितना होगा, जाहिर सी बात है 30 होगा, मतलब 30x की कमी हो रही है इसमें। अभी बचा कितना, 90x बच गया। यहाँ भी क्या है, 120 का कितना 25% कितना होगा, 90x, और प्लस 60 का 25% कितना होगा, 150 होगा। भाई 60 का 25% कितना होगा, जाहिर सी बात है कि 150 होगा, तो 150 क्या हो गया, कम हो गया, तो ये कितना हो गया, आप 450 बच गया। अब बोल रहा है जिससे उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो उनका अनुपात 9:10 मतलब ए का कितना, 9x है हमारे पास, अब बी का कितना है, 9x प्लस 450 बराबर कितना, 9:10 का रेशियो। तो सॉल्व कर लेते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 का गुणा इधर किया, यहाँ कितना बचा, एक, तो एक का इधर ही किया तो सेम वही रहेगा, तो कितना हो गया, 10x बराबर कितना, 9x प्लस 450, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 450 आएगा, कितना आ गया, 450। तो हमसे पूछा क्या, ए और बी की फिर कुल के वेतन कितना होगा, तो ए और बी का टोटल वेतन कितना होगा, ए और बी का टोटल कितना, 100x प्लस 500, मतलब 200x प्लस 500, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x का मान हमें पता है, तो 45 गुना 90, 9,000 रुपये प्लस 500, कितना हो जाएगा टोटल, 9500 होगा। तो हमारा कितना आ गया, 9500 रुपये, कौन सा सही है हमारा, सी वाला। तो ये हमारा क्या था, प्रॉपर बेसिक मेथड था, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आ गया होगा। ये क्या था, हमारा प्रॉपर बेसिक था। अब आ जाते हैं शॉर्ट पे। तो ए और बी का वेतन हम मान लेते हैं कितना है, यहाँ पे ये छोड़ देते हैं पहले,
हम मान लेते हैं कितना है, x और y है। तो आप बताओ, कह रहा है 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% की वृद्धि मतलब 5 का, पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई, क्योंकि 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 से बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई। और फिर कितने की कमी हो गई, 25% की। तो 4 से क्या हो गई, अब 3 हो गई। सेम कंडीशन यहाँ भी वही है, सेम कंडीशन यहाँ भी वही है भाई। जो भी क्रिया हो रही है दोनों में हो रही है ना, तो यहाँ भी। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई मतलब निकला, एक्स वाई का मान कितना आया, एक्स वाई ही आया। अगर दोनों में देख लीजिए, एक बात याद रखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों में जो चीजें हो रही हैं वो कॉमन हो रही है, मतलब बढ़ रही हैं तो बढ़ रहे हैं, घट रही हैं तो घट रही हैं। तो इनका जो रेशियो दे रखा है उसने कितना दे रखा है, 9 और 10 का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स वाई का रेशियो कितना मिल गया, 9 और 10 का। तो एक्स का मैं मान लूँ कि कितना है, 9x है, और 10 का कितना, 10x। इनकी इनकम मैंने मान लिया है कितना, 9x एंड 10x है। सॉरी, एक्स नहीं है, एक्स तो पहले लिया है, ए मान लेते हैं, 9a एंड 10a। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब आ जाते हैं शुरू में। ए का वेतन बी के वेतन से 500 कम है। ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है, 500। तो यहाँ पे कितना कम है देखा जाए तो, ए का वेतन कितना कम है, एक ए कम है सिर्फ। कितना कम है, ए बराबर कितना हो गया, 500। तो ए का मान 500 आ गया आपका। तो आप किसका, सबका बता सकते हैं, जिसका पूछे। आप तो बता ही सकते हैं कितना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9×5=4500। और ये कितना हो जाएगा, 5000। तो टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल कितना होगा, टोटल 4500, 5000 कितना, 9500 होगा। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि अगर ऐसे कंडीशन आए, अगर उसमें बोले कि इसमें भी 20% की वृद्धि हो रही है, 25% कमी है, दोनों तरफ वो चीजें हो रही हो, तो उनका जो लास्ट रेशियो आएगा वही क्या होगा, उनकी वेतन का भी अनुपात वही होगा। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या करते हैं, लास्ट वाला देख ली आया कि नहीं, 9-10 का जो हमारा दिया था वही तो आया यहाँ भी। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कितने यूनिट की कमी है, 1 यूनिट कम है, तो बोला है 500 कम है, तो 1 यूनिट का मान 500। तो 19 यूनिट का मान कितना, 19×95। तो ये कितने मिनट में सॉल्व हो सकता था, 30 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आपके लिए, आज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। बशर्ते आप इसको सॉल्व जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक आपको अपनी आपकी गलतियों का एहसास नहीं होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ऐसे तो देखने से समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो ऐसे ऐसे होगा, लेकिन आदमी जब करने बैठता है तब उसको चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ गलती कहाँ हो रही है मुझसे। तो आप करिए जरूर इससे पहले। ऐसा नहीं है एक वीडियो देख करके छोड़ दीजिए आप, भाई करिए। अगर टाइम लगता है तो वीडियो रोक करके सॉल्व कीजिए, ठीक, लेकिन करिए जरूर। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं चाहिए तो वीडियो देख करके आगे बढ़ते रहिए। 1 साल की बजाय 2 साल, 2 साल की बजाय 4 साल में सिलेक्शन होगा। बस टाइम बढ़ेगा आपका। पहले आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसा। चलिए, आपने इसे पढ़ भी लिया होगा और कर भी लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। एक दुकानदार ने 1600 लागत वाली वस्तु को उसकी लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित किया, अधिक मूल्य पर अंकित किया। फिर उसे x% की छूट देकर 1540 में बेच दिया। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है, पहले जो परसेंटेज दिया रहा है उसके साथ खेलिए। तो यहाँ पे परसेंटेज कितना दिया है, 10%। तो 10% का मान कितना होता है, आपको पता है कि 1/10 होता है। तो कह रहा है ना कि 10% अधिक मूल्य अंकित करता है लागत मूल्य से। तो लागत मूल्य से हमारी सीपी कितनी हो गई, 10। अगर 10% अधिक कर रहा है अंकित, तो मार्क प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, 10% कितना होता है, 1। तो 1 अधिक मतलब 11 अंकित कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया कितना, 11 और 10।
तो ये जो मैंने लिखा है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये तो माइंड में ही कर सकते थे कि 10% अधिक है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 11 होगा। वो तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फिर उसे x% छूट देकर 1540 में बेच दिया जाता है। तो लागत मूल्य कितनी है उसकी, 1600। तो मतलब सीपी का मान कितना है, 1600 है। तो 10 यूनिट का मान 1600 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 160। तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 160, तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 176, 1760 होगा। ठीक। अब आगे कह रहा है वो डिस्काउंट उसने दिया कितना, अब उसको बेच कितने पे दिया, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 1540 में। कितने में खरीदा, इतने में, मार्क प्राइस कर दिया इतने का, अब बेच इतने में दिया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हम किस पे देखते हैं, राइट, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे ही तो दिया जाता है। तो कितने का डिस्काउंट दिया गया है, 220 रुपए का डिस्काउंट दिया गया यहाँ पे। कितने का डिस्काउंट दिया गया, 220 रुपए का। अब डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है, ये एक्स हमारा क्या है, यही तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज ही तो है हमारा। ये छूट मतलब क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज ही तो पूछ रहा है। तो 220 का छूट दिया, अब किस पे दिया, आप मॉल में जाते हो तो किस पे डिस्काउंट मांगते हो, जो मार्क प्राइस होता है उसी पे तो मांगते हो। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है, 1760। छूट किस पे दिया गया, 1760 पे दिया गया। अब परसेंटेज चाहिए तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो x% का मान क्या होगा हमारा, निकल आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 दूना 22, ये कितना हो जाएगा, 16। 11 इक्का 11, 11 छक्का 66, यहाँ कितना आ जाएगा, 8। अब 100/8 का मान जानते हैं कितना होता है, 12.5%। कितना हो गया, 12.5%। ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं था। थोड़ा सा वेरिएबल देकर के आप कंफ्यूज कर रहा है, बाकी क्वेश्चन में है कुछ नहीं। ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक, तो आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है एक नाव जो है धारा के साथ 920 किमी की दूरी 40 घंटे में तय करती है। धारा के साथ करती है मतलब क्या बात कर रहा है, वो किसकी स्पीड की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ में, धारा के अनुकूल। तो क्या होता है, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे दूरी दे रखी है कितना, 920 किलोमीटर, और क्या दे रखा है, 40 घंटे में। तो हमारी स्पीड निकल आएगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो क्या आ गया हमारा, 23 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई हमारी क्या, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि नाव शांत जल में 400 किमी की दूरी 20 घंटे में तय करती, मतलब शांत जल, पानी के कोई बहाव नहीं है, तो क्या है, जो बोट की स्पीड होगी वही तो स्पीड होगी हमारी एक्चुअल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बोट की चाल दे रखा है, बोट की चाल कितनी, तो 400 किलोमीटर जा रहा है कितने घंटे में, 20 घंटे में। तो ये कितना हो जाएगा, 20 भी सही हम 400, तो 20 किमी प्रति घंटा। अब हमें सी का मान चाहिए, तो सी का मान हम निकालने के लिए, VDS बराबर क्या होता है, आपको भी पता है कि कितना होता है, B+C होता है। तो इसका मान कितना दिया है, 23 दिया है, इसका 20 दिया है, तो सी का मान नहीं बता सकते, ये तो माइंड में ही बता सकते थे कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अगर यहाँ पे सीधे ही पता चल रहा है कि B+C बराबर 23, तो B बराबर 20, तो इस तरफ जाएगा तो 3, ये माइंड में ही हो सकता था, मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया, ठीक। अब आगे कह रहा है, तो धारा के विपरीत दिशा में 1020 किमी की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम कितना होगा, टाइम पूछ रहा है किसका, अप स्ट्रीम का।
तो आप बताओ क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस और स्पीड किसकी होगी, अप स्ट्रीम की, तभी तो हमें पता चलेगा टाइम कितना लगेगा। तो डिस्टेंस तो दिया है कितना, 1020 किलोमीटर। स्पीड क्या होती है, जाहिर सी बात है कि पता है आपको कि वी यू एस का मान होता है बी माइनस सी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 - 3 कितना, 17 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये सब माइंड में ही करना है, ये लिखना थोड़ा नहीं है आपको। तो ये कितना, 17 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, 17 × 102 मतलब 60 आ जाएगा। तो ये 60 क्या आएगा, घंटे की बात चल रही है तो क्या होगा, 17 घंटे आ गया, 60 घंटे आ गया हमारा। क्योंकि 17 × 102 जीरो है तो 60 घंटा। तो हमारा कौन सा सही है, ये वाला। ठीक। तो ये एक क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सेकंड में कर लेनी है। ठीक, अगर आपने स्पीड अच्छी खासी है तो और कम टाइम में कर सकते हैं, लेकिन आपको 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं करनी है इसमें टाइम लेना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि 17,000 की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना साधारण ब्याज से अधिक होगा। अगर 17,000 दिया है, 15% 2 साल के लिए, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए मिलता है, तो कितना अधिक होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं, बेसिक्स कर लें और फिर शॉर्ट से कर लें। तो पहले बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक में आप जानते हैं कि क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1+R/100 इंटू टाइम, यही तो होता है फॉर्मूला। तो अब रख देते हैं हम फॉर्मूला। तो ए का मान, पी का मान कितना है, 17,000 है। 1+15% बटा 100 इंटू टाइम कितना है, 2 साल। तो 15, 5×3=15, 20×5=100। तो ये कितना आ जाएगा, 17,000, 20×1=20, 3×3=23, 23 संयम कितना होता है, 529, और 20 भी संयम 400। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ करते नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या, ये अमाउंट मिल गया। अगर हमें CI चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे कितना है, 17,000 गुणित 529, 400। अब प्रिंसिपल हम घटा देते हैं कितना, 17,000। अब 17,000 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा कितना, बचा कितना, 529/400। तो यहाँ पे 529/400 -1, एक में गुणा करेंगे 400 का कितना होगा, 529 - 400 बराबर कितना है, 129/400। तो ये क्या हमारा आ गया, CI आ गया 2 साल का। क्या आ गया, CI आ गया 2 साल का। तो हम इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे फिर वापस वही करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको ऐसे रख देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं होता भाई, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और वो चीज़ें बाद में ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती हैं। तो देख लेते हैं। तो अब अगर हमें क्या निकालना चाहिए, 2 साल का SI चाहिए, तो क्या होगा, P का मान वही है 17,000, R का मान कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल, बटा 100 कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाए हमारा, 17,000, यहाँ कितना आ गया, 20/100, यही है। तो अब हमसे पूछा है क्या है, CI एंड SI का अंतर पूछा है। तो CI एंड SI का अंतर कितना आ जाएगा, CI का मान कितना है, 17,129 बटा कितना, 400। तो यहाँ पे कितना आ गया, 17,000, 20/100। तो अब 17,000 तो दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ कितना बच गया, 129/400, यहाँ कितना हो गया, 20/100। तो नीचे का LCM ले लिया तो कितना आ जाएगा हमारा,
17,000 ये ऐसे ही रहेगा, नीचे का एलसीएम लिया तो कितना 400, और यहाँ कितना हो गया 400 में 400 से भाग दिया 1 तो यहाँ 129 ही आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 400 में 100 से भाग दिया तो कितना आएगा 4, तो 20 चौका 80 हो जाएगा यहाँ। अब सॉल्व कर लेते हैं 17,000 ऊपर कितना बच गया 49 बटा नीचे कितना 400। अब काट पीट के सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ कितना हो गया 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो गया 2 अट्ठे 16 2 पंचे 10, तो यहाँ बचा कितना 85 गुणिते 49 बटा 2। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 4 4 पंचे 20 और 8 9 72, 20 72 92 और 4 96, 9 बच गया, और 9 और 72 9 81 बटा 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 चौका 8 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 2 पंचे 10, कितना आ गया 40 82, तो 40 82 और सॉरी 8 चौका 32 होगा, 32 8 कितना होगा 32 और 9 कितना 41, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ कितना होगा 41, 41 का करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 20 82, तो 20 82 कौन सा हमारा सही है बी वाला। ठीक, तो 41 65 को जब 2 से भाग दिया तो कितना आया 20 82 आया मेरा। ठीक, तो कौन सा आंसर सही है बी वाला। तो ये हमारा प्रॉपर जो था वो बेसिक मेथड था कि प्रॉपर बेसिक से कैसे करते हैं, तो बेसिक भी समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं अपना रेशियो मेथड या शॉर्ट मेथड, जो भी आपको कहना है वो कह लीजिए। ठीक, यहाँ पे बात हो रही है कितने की कि सीआई की बात कर लेते हैं, तो सीआई की बात कर रहे हैं तो ये बोल क्या रहा है कि हर साल 15% बढ़ रहा है, तो 15% का मान जानते हैं कितना होता है 3/20। अगर हमारी पी ए है तो हर साल कितना 3 का ब्याज दे रही है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो देख लेते हैं। तो पहले साल 20 थी तो बढ़ करके कितनी 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई 15% 23 हो गई। फिर दूसरे साल भी क्या थी 20 से 23 हो गई, तो ये कितना हो गया 400 और ये कितना हो गया 529। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना हो गया 129 का ब्याज मिला कितने पे 400 पे, तो 17,000 पे कितना मिलेगा गुणित 17,000 कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया सीआई आ गया कितने का 2 साल का। अब आप बताओ एसआई हमारा कितना होगा। एसआई क्या है सिंपल सिंपल किस पे मिलता है जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसी पे मिलता है, इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट मिलता नहीं है। तो 1 साल में अगर 10% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा 20%। 17,000 का 20% कितना होता है 17,000, 20% मतलब 20/100, उसको ऐसे ही रहने दिया। अब पूछ रहा है सीआई एंड एसआई का अंतर, ये भी मिल गया 2 साल का, ये भी मिल गया, तो अब सीआई एंड एसआई का अंतर निकाल लेते हैं तो कितना होगा 129/400 गुणित 17,000 माइनस कितना 17,000 20/100। अब 17,000 तो इसमें भी है, इसमें 1700 नहीं है, तो कॉमन कर लेते हैं। तो 17,000 हमने क्या किया कॉमन कर लिया, यहाँ 129 बच गया, यहाँ 400 बच गया, यहाँ कितना -20/100। तो 400 100 का 400 और 100 का एलसीएम लिया तो कितना आया 400 आया, तो कितना आया 400 एलसीएम आया इनका। ठीक, अब 400 में 400 से भाग दिया तो कितना 1, तो ये 1 का गुणा 29 में किया 129 में तो 1, और यहाँ 400 में 100 से भाग दिया, 400 में 100 से भाग दिया कितना 4, 4 का ऊपर गुणा किया तो कितना 80, तो नीचे कितना आ गया 17,049/400। सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 85 आ गया यहाँ, तो 85 गुणित 49/2, तो 85 गुणित 49 कितना आएगा, अभी अभी मैंने कितना किया था 41, 9 पचे 45 और कितना था कितना आया था पिछली बार 41 65 सॉरी 41 65/2, तो अब कितना आ जाएगा है हमारा 20 82.5।
रुपए। तो ये ज़्यादा आसान है कि वो ज़्यादा आसान है? आसान तो दोनों हैं, लेकिन क्या है कि आपको मैंने बताया ना कि बेसिक भी आना चाहिए कि आया कहाँ से, और शॉर्ट ट्रिक आना ही चाहिए क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए यार। और अभी तक आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और हमें भी ये लगे कि जो मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।